Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 7, Financial Arithmetic, book page number 100. The topic is simple interest. Simple interest क्या होता है? Simple interest का क्या concept है? A sum of money deposited in a bank for a certain period of time. कि जितनी भी रकम आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी टाइम पीरियड के लिए अर्न्स एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, तो आप क्या करते हैं कि आप बैंक से उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेते हैं. दिस एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड द पीरियड फॉर विच इट वाज डिपॉजिटेड. और ये जो एडिशनल अमाउंट होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी अमाउंट, कितनी रकम बैंक में डिपॉजिट करवाई है और जो रकम डिपॉजिट करवाई है वो कितने टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करवाई है. ठीक है, टू बिगिन विद के वो जो रकम आपको, जब आप बैंक में अपनी कोई रकम डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक जो है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करता है. और वो जो एक्स्ट्रा यानी एडिशनल मनी होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने बैंक में कितनी अमाउंट रखवाई है और कितने अरसे के लिए रखवाई है. ठीक है, सिमिलरली अ पर्सन में बोरो सम मनी फ्रॉम अनदर पर्सन और अ बैंक. इसी तरह अगर एक शख्स जो है वो बैंक से उधार लेता है या किसी शख्स से उधार लेता है विच ही रिपेज, जिसको उसने वापस करना है आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे के बाद जो उसने वापस करना है, टुगेदर विथ सम एडिशनल मनी, तो उसमें भी साथ जो है वो कुछ एडिशनल मनी लगाना पड़ती है. अगर आप बैंक से उधार लेते हैं या कोई और शख्स है जिसने बैंक से या किसी दूसरे शख्स से उधार लिया है, जब वो वापस करेगा तो उसके साथ वो कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करेगा. दिस अमाउंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट borrowed एंड द टाइम फॉर विच इट वाज borrowed. और ये रकम जो है, ये अमाउंट जो आप एक्स्ट्रा पे करते हैं वो भी डिपेंड करती है कि आपने कितनी अमाउंट उधार ली थी या फिर कितने टाइम के लिए आपने वो उधार लिया था. तो ये दोनों चीज़ें वो मैटर करती हैं. द वर्ड इंटरेस्ट इज यूज फॉर, तो ये जो वर्ड इंटरेस्ट है ये किस लिए यूज होता है? द अमाउंट इन एडिशन टू द प्रिंसिपल, कि अमाउंट, ठीक है, जो प्रिंसिपल में ऐड होती है. अब प्रिंसिपल क्या है? फर्ज करें आपने जो मनी बैंक में लिखवाई है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, लेकिन लिखवाने के बाद जब आपको जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी वो क्या होगा? विच द बैंक पेज टू द डिपॉजिटर. जो आपने बैंक में अपनी रकम लिखवाई है वो प्रिंसिपल है और बैंक जो आपको एक्स्ट्रा मनी पे करेगा वो क्या होगी? इंटरेस्ट होगा. द अमाउंट इन एडिशन टू द प्रिंसिपल पेड बाय द डिबेटर व्हेन रिपेइंग द मनी borrowed. इसी तरह जब कोई शख्स जब किसी से उधार लेगा, जितना वो उधार लेगा वो एज अ प्रिंसिपल होगा, लेकिन जो साथ वो एक्स्ट्रा पे करेगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा. इंटरेस्ट इन दोनों टर्म्स में यूज हो सकता है. अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर अ सर्टेन सम फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. कि इंटरेस्ट जो आप जो है पे करते हैं किसी भी फिक्स्ड पीरियड, जो आपने टाइम पीरियड रखा होता है उस पे, जैसे कि 1 साल है तो उसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं. जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, ठीक है, या बैंक हमें पे करता है, जो एक्स्ट्रा मनी, इंटरेस्ट मीन एक्स्ट्रा मनी, जो हाँ अगर हमने उधार लिया हो तो जो हमें पे करना हो पड़ती है, ठीक है, या फिर अगर बैंक में हमने अपने पैसे डिपॉजिट करवाए हो तो बैंक हमें जो एक्स्ट्रा मनी पे करेगा वो मनी, ठीक है, किसी भी फिक्स टाइम पीरियड के, जैसे कि 1 साल हो, 2 साल, 3 साल, तो उसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे यूजली. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है. यूजली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड पर ₹100 फॉर 1 ईयर. आमतौर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 1 साल के लिए ₹100 रखते हैं. इज नाउन एज द रेट परसेंट पर एनम. ऐसे क्या कहते हैं कि 100% का कितना होता है, जैसे कि उसे क्या कहते हैं कि रेट परसेंट पर अनम, यानी कि रेट परसेंटेज 1 साल के लिए क्या है. दस अ रेट ऑफ 5% पर एनम मीन्स, जैसे कि एक रेट परसेंट है 5% पर एनम मीन्स दैट
द इंटरेस्ट इज ₹5 ऑन ₹100 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, के 100 रुपीज़ पे, ठीक है, 5 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1 साल के बाद, ठीक है। 8% पर एनम का मतलब ये हुआ कि आपने जितनी भी रकम जो है वो अगर 7% या 10% आपका 8% पर एनम है, तो जितनी भी आपने रकम बैंक में सबमिट करवाई हुई है तो उसके ऊपर जो है वो ₹10 जो है वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा 1 साल के बाद। द प्रिंसिपल टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज नाउन एज द अमाउंट, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अगर इकट्ठे हों तो वो क्या बनाते हैं, अमाउंट बनाते हैं, फिर वो आपकी रकम हो जाती है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड होते हैं। देखिए रिमेंबर में क्या है, द पर्सन हु बारोज मनी इज नाउन एज अ डेब्टर, एक ऐसा शख्स जो मनी उधार लेता है उसे क्या कहते हैं, कर्ज लेने वाला। एंड द पर्सन हु लेंड्स इट इज नाउन एज द क्रेडिटर, और ऐसा शख्स जो उधार देता है वो क्या होता है, क्रेडिटर, यानी उधार देने वाला। द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, और जो रकम उधार ली जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड और द लोन। इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज पे, जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट होती है जिसको या तो आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या फिर उस लोन लेते हैं, तो जो आपकी ओरिजिनल मनी होगी उसकी बेस पे इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 20, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 7 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, कि इंटरेस्ट फाइंड करें, ठीक है, ₹600 जो है वो 7 ईयर्स के लिए वो उनको हमने डिपॉजिट करवाया है। रेट क्या है, डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए 100 रुपीज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 4 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 ईयर, तो 1 रुपये के लिए 1 साल में कितना इंटरेस्ट होगा, ₹4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 600 रुपये के लिए 1 साल में कितना टैक्स होगा, सॉरी इंटरेस्ट होगा, तो 4 ओवर 100 मल्टीप्लाई 600, तो 600 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2400। 2400 डिवाइडेड बाय 100 किसके इक्वल होगा, 24 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 7 ईयर्स के 600 रुपीज़ पे जो 7 साल के लिए इंटरेस्ट होगा वो होगा 24 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 168 रुपीज़। The total interest on ₹600 for 7 years is 168 रुपीज़, कि अगर आपकी रकम जो है वो 600 रुपये है और 7 सालों के लिए अगर रेट % जो है वो 4 है, तो आपको 7 साल के बाद 160 रुपीज़ जो है वो मज़ीद उस पर इजाफा होगा। अब देखिए इंटरेस्ट किसके इक्वल है, इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, ये इंटरेस्ट का फार्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम इन ईयर्स, कि प्रिंसिपल क्या है, फिर सेकंड मल्टीप्लाई करना है इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और फिर मल्टीप्लाई टाइम कितना है सालों में, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करना है 100 से, तो आप इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि इंटरेस्ट के लिए कैपिटल आई इज इक्वल होगा ब्रैकेट प्रिंसिपल के लिए कैपिटल P मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कैपिटल R और टाइम इन ईयर्स के लिए कैपिटल T डिवाइडेड बाय 100। हियर P डिनोट्स द प्रिंसिपल, यहाँ पे P जो है वो प्रिंसिपल को शो करता है, R डिनोट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम को शो करता है। T द टाइम इन ईयर्स, T क्या है, टाइम है सालों में, एंड A द अमाउंट टू बी पेड इन फ्यूचर, और ये क्या है, अमाउंट को शो करती है जो आपने फ्यूचर में पे करनी होगी। और एक अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P प्लस I। अब इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, P प्लस मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100 के इक्वल होगा, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आल्सो अब इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, अगर हमने यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड करना है तो क्या होगा, A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट के इक्वल होगा। अब देखिए टाइम क्या है, द वैल्यू ऑफ अमाउंट इन अ ट्रांजेक्शन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, कि जो वैल्यू होती है किसी भी रकम की, किसी भी अमाउंट की ट्रांजेक्शनली, वो किस पे डिपेंड करती है, 3 फैक्टर्स पे। नंबर 1 प्रिंसिपल, नंबर 2
रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर 3 टाइम। ये 3 फैक्टर्स पे वो वैल्यू डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। टू कैलकुलेट द टाइम इन ईयर्स, हम जब टाइम फाइंड करते हैं सालों में तो टाइम इन ईयर्स का फार्मूला क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 100 को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फिर इन दोनों को आपस में जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा। ये टाइम इन ईयर्स का फार्मूला है। कैपिटल टी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय आई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कैसे फाइंड करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है। कैपिटल आर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई कैपिटल आई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई कैपिटल पी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹250 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। ठीक है, आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है 250 रुपीज़ के लिए 2 सालों, टाइम क्या है 2 साल, और 5% पर एनम यानी 100 रुपये पे आपने 5% जो है पर ईयर देना होगा। तो प्रिंसिपल क्या है 250, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम क्या है 2 years, और हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। तो पी क्या है 250, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5 और टाइम क्या है 2 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा ₹25। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इनके फार्मूलाज क्या हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमने चैप्टर नंबर 7 के फाइनेंशियल अरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो कि एक पेज पे आपको सारे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये फार्मूलाज कैसे हैं और आपने इनको लिखना भी है और इनको याद भी करना होगा। अगर आप लोगों को ये फार्मूलाज आते होंगे, चैप्टर नंबर 7 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक ही पेज में सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं सही तरह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट जो है मैं आपको बताती हूँ कि हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फार्मूलाज क्या हैं और कौन किस किस चीज़ के फार्मूलाज हैं। अब देखिए, फार्मूला नंबर 1 है प्रॉफिट। ठीक है, कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, और आप लोगों को पहले भी बताया है और क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि प्रॉफिट जो है वो किस केस में होगा, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से तो फिर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को जब हम माइनस करेंगे तो वो प्रॉफिट के इक्वल होगा। इसी तरह प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, तो प्रॉफिट परसेंटेज देखें, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास क्या आएगी प्रॉफिट परसेंटेज। जी हम कुछ क्वेश्चंस में प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर चुके हैं, जो एक्सरसाइज 7B और 7C के क्वेश्चंस थे जो हमने अभी सॉल्व किए हैं फिर प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उनमें प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब आपको ये प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लॉस। अब लॉस क्या होता है कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से, तो इट्स मीन्स देयर इज लॉस इन दिस केस। अगर कॉस्ट प्राइस क्या है ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस में से हमने सेलिंग प्राइस को माइनस करना होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होता है, तो हमारे पास लॉस आता है। अब लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया था, अब यहाँ पे प्रॉफिट की बजाय हम यहाँ पे लॉस लिखेंगे क्योंकि हम लॉस परसेंट फाइंड कर रहे हैं। तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो जो लॉस होता है
उसको डिवाइड करते हैं हम कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला जो आंसर आता है वो होती है लॉस परसेंटेज। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट। कि सेलिंग प्राइस क्या होती है इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, प्रॉफिट गिवन हो, तो हम फिर सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट? अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन हो तो सेलिंग प्राइस हमने कैसे फाइंड करनी है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों को हम प्लस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जो हुआ है उन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट था, लेकिन अब सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस, के लॉस के केस में सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। और अगर हमारे पास अब कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन हो और हमें ये कहा जाए कि हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो वो होगा सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस, के कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी। नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वो होता है कि एक जो भी चीज़ है, ठीक है, उसकी जो मार्क प्राइस है या लिस्ट प्राइस है उस पे अगर आपको कुछ जो है वो रुपीज़ कम किए जा रहे हैं, कुछ सेलिंग प्राइस जब डिडक्ट की जा रही है, ठीक है, तो जितनी वो रकम आपको कम करेंगे, ठीक है, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को जब आप माइनस करेंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो डिस्काउंट होगा। यानी जितनी रकम जो है वो लिस्ट प्राइस पे जितनी रिडक्शन होगी वो क्या होती है? डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट जब आपने फाइंड करना हो तो मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। मार्क्ड प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस को आप माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट परसेंट क्या है कि डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100%। जो डिस्काउंट आपके पास है, जो डिस्काउंट आपने फाइंड किया है या पहले से गिवन था, उसको डिवाइड करेंगे आप मार्क्ड प्राइस से या फिर लिस्ट प्राइस से, और डिवाइड करने के बाद जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्काउंट परसेंट फाइंड भी किया है, तो आपको ये इजीली जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट। कि अब पहले था सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट, अब ये है कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या होगी? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कि जो सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है, आप उसमें से प्रॉफिट को जब माइनस करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस आएगी। कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट अगर आपके पास दोनों गिवन है और आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो तो आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ लॉस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो इन केस ऑफ लॉस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। कि सेलिंग प्राइस में आप लॉस को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे आपने प्लस करना है, ये प्लस तो होगा। तो कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ लॉस क्या होगी? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो क्या आएगा? रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो और कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो वहाँ से आप प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, प्रॉफिट इन रुपीज़ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं?
तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगी उसको डिवाइड करेंगे आप 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे कास्ट प्राइस से। जो भी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगी उसको डिवाइड किया जाएगा 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस से, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो है प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगी कि प्रॉफिट कितना हुआ है। नेक्स्ट अमाउंट। अमाउंट क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जब ऐड करेंगे, मीन आपने जो रकम जो है जो मनी डिपॉजिट करवाई होगी उसके ऊपर जो एडिशनल मनी है, ठीक है, उन डिपॉजिटेड मनी प्लस एडिशनल मनी दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो है वो अमाउंट आएगी। ये अमाउंट का फार्मूला है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल जो अमाउंट गिवन है आपको मल्टीप्लाई करना है आपने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर एनम, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, कि एक साल के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है मल्टीप्लाई करना है उसको, मल्टीप्लाई टाइम इन ईयर्स। फिर कितना टाइम गिवन है, एक जितना भी टाइम गिवन होगा आपने प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इन ईयर्स को, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकेंड फार्मूला ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का आप देखिए सेकेंड फार्मूला भी होता है। अगर आपके पास जस्ट दो चीज़ें गिवन हो, अमाउंट और प्रिंसिपल, तो आप उनमें से इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, ये तो ये है कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी टर्म्स हैं, तो कैसे इंटरेस्ट फाइंड करना है। फार्मूला नंबर 1 में तो ये था, लेकिन सेकंड फार्मूला में ये है कि अगर आपके पास जस्ट दो चीज़ें गिवन हो, अमाउंट और प्रिंसिपल, तो आप उसमें से इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो कैसे होगा? इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या होगी? इंटरेस्ट होगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है तो जो आपके पास आंसर होगा वो क्या होगी? इंटरेस्ट। और आई, कैपिटल आई इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू ए जो है वो अमाउंट के लिए और पी जो है वो प्रिंसिपल के लिए। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो ये दोनों फार्मूला से इंटरेस्ट के कि आप इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम इन ईयर्स। अब अगर तो टाइम हमारे पास नहीं गिवन तो हम फिर टाइम कैसे फाइंड करेंगे? तो टाइम इन ईयर्स का फार्मूला क्या होता है? टाइम इन ईयर्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट। आपके पास जो इंटरेस्ट गिवन है आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिर मल्टीप्लाई करें। प्रिंसिपल आपके पास जो गिवन होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 और इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया था उसको डिवाइड करना है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आएगा उससे। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड, जी क्या फाइंड कर लेंगे? फिर आप टाइम फाइंड कर लेंगे ईयर्स पे। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पर एनम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू सेम चीज़ है, 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना था इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई किया है, और अभी इस फॉर्मूले में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है इसलिए टाइम को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई किया है। और ये जो 100 साथ लिखा हुआ है ये बाय मिस्टेक है, 100 यहाँ पे नहीं है। ये जो 100 लिखा हुआ है यहाँ पे ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 नहीं करना। ये आप इसको कैसे करते हैं? ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि 100 साथ नहीं है, जस्ट 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, कि 100 को इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें फिर टाइम को प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करें, तो दोनों टर्म्स को डिवाइड करने से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम था। तो ये सारे वो फार्मूलाज हैं जो आपके एक्सरसाइज, ये चैप्टर नंबर 7 जो है फाइनेंशियल अरिथमेटिक, इसमें कुछ यूज़ हो चुके हैं और कुछ आगे नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 7D में यूज़ होंगे, जैसे इंटरेस्ट
अमाउंट, टाइम इन ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे जो है ये हमने आगे एक्सरसाइज 7D में यूज़ करने होंगे, तो इनको आपने अपनी नोटबुक पे अच्छी तरीके से लिखना भी है और उनको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।